हाय। अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 20 जिसका कि नाम है मोर इश्यूज इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक हम डिस्कशन ये कर चुके हैं कंसोल इनपुट आउटपुट कैसे होता है, फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है, लेकिन इनके अलावा भी हमको इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड काफी सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 18 के अंदर कवर नहीं करे। उन सभी इश्यूज के ऊपर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जो टोटल 19 चैप्टर हम कर चुके हैं उनका एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम स्टडी कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चैप्टर नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर में ये देखा था किस तरीके से सी के प्रोग्राम के रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम की सी का ग्रामर जो होती है वो किस तरीके से लिखी गई कि सी के सिंटेक्स क्या होते हैं और सी प्रोग्राम डिफाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, वो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर था सी इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से आपको टाइप डिक्लेरेशन होता है, ऑपरेटर कौन से होते हैं और इनपुट इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं और इन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह का किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 तक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे सामने कई बार सिचुएशंस आती है, कई बार क्या हमेशा यही सिचुएशन आती है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है बिटवीन टू चॉइस कि अब हमारे प्रोग्राम का डायरेक्शन लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, मतलब कि आपके पास अवेलेबल कोड ऑफ ब्लॉक में से किस प्रोग्राम को या किस कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस डिसीजन को कैसे लिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि इफ होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है। ये सब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 था मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे इफ एल्स के थ्रू हम जो काम करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू काम करते हैं, उनके अलावा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, उनके हेल्प करके किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब कि जहाँ पे काफी सारा कुछ कॉम्प्लेक्शन होता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं कि बहुत सारे चॉइसेस को हमें कंपेयर करना पड़ता है, केवल दो चॉइसेस को नहीं, और बिटवीन अवेलेबल मल्टीपल चॉइसेस के ऊपर आपको केवल डायरेक्टली एक चूज करना पड़ता है। उसको हमें मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करा था। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग करते टाइम हमारे पास में कई सारे टास्क ऐसे होते हैं जिनको कि हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है उसी कंटिन्यूअसली उसी पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें 2 की टेबल राइट करनी है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी को हमें 10 टाइम रिपीट करना होगा। तो अगर हम या तो बार बार 10 स्टेटमेंट लिखें या फिर ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम हो जो कि बार बार 1 से लेकर के 10 तक ये प्रोग्राम ये प्रोटोकॉल कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लूपिंग सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर सबसे सिंपल वाइल लूप क्या होता है इस सब के ऊपर हम डिस्कशन कर लिए थे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर की फॉर लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है और लूप के अंदर लूप को किस तरीके से यूज करते हैं और लूप का जो कंटिन्यूअसली चलता हुआ फ्लो होता है उसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं, किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन के अंदर स्टडी कर लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 7 की केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर क्या था कि अब हमारे पास में जैसे इफ एल्स के अंदर हमारे पास बिटवीन टू चॉइसेस में से हमको वन चॉइस को चूज करना होता है। मोर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जब मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है, तो वहां पे हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करा। उसी तरीके से जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होते हैं उसमें से केवल एक को चूज करना होता है और उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के बाहर निकलना, तो वहां पे हम स्विच केस का यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम डिस्कशन कर लिए केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने क्या डिस्कस करा है कि फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों इनका यूज करते हैं। फंक्शंस होते हैं पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक, जैसे लूप्स के अंदर हमने पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, उसके लिए हमारे पास लूपिंग सिस्टम है। उसी तरीके से अगर हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो उसके लिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं, पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को अलग से राइट कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं जिसके थ्रू हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने डिस्कस करा था पॉइंटर्स, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। सी लैंग्वेज का जो प्राइम फैक्टर होता है या प्राइम फीचर होता है वो होता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज करता है मेमोरी के मैनेजमेंट को यूज करने के लिए कि आपका मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। लेकिन चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ये डिस्कस करता है कि जो चैप्टर नंबर 8 था फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर डेटा को पास कैसे कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, और सिंगल फंक्शन के थ्रू मल्टीपल आउटपुट आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं।
चैप्टर नंबर 10 था जैसे वाइल लूप और डू वाइल लूप, फॉर लूप, इनका यूज होता है कि एक पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि अब अगर हमें वाइल लूप या फॉर लूप का लूपिंग सिस्टम का यूज ना करके किसी फंक्शन को खुद से कॉल करवाना हो, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिकर्जन। तो जो लूप की कैपेबिलिटीज होती है, लूप के अंदर जो कंडीशंस होती है कि उसका हर स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है, उसी तरीके से रिकर्जन के अंदर भी क्या होता है कि हर बार एक पे प्रोसेस चल के जाएगा तो हमारे एंड की ओर जाएगा कि हाँ ये टर्मिनेट होता हुआ चला जाएगा। मतलब कि रिकर्जन खुद अपने आप के अंदर फॉर लूप वाली कैपेबिलिटीज को भी इनबिल्ट रखता है और एक फंक्शन की कैपेबिलिटीज भी इनबिल्ट रखता है। अब चैप्टर नंबर 11 के अंदर डेटा टाइप रिविजिटेड, हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। लेकिन केवल डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप लेने से ही उस वेरिएबल का काम खत्म नहीं होता है। वेरिएबल को जब भी यूज करते हैं तो उसके साथ में एक पैरामीटर ऐड होता है, वो होता है स्टोरेज क्लासेज, कि कौन सी स्टोरेज क्लासेज के अंदर वो पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेज होती है, किस किस स्टोरेज क्लासेज का क्या यूज होता है, ये सब हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करा है। अब आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक हमने कंप्लीटली ये बेसिक जो भी था सी का वो स्टडी कर लिया कि किस तरीके से सी के प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनको कि एग्जीक्यूट करा जाता है। अब चैप्टर नंबर 12 वो था जो आपको ये बताता है कि सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, कि आपने फंक्शंस पढ़ लिया, रिकर्जन पढ़ लिया, फॉर लूप पढ़ लिया, डिसीजन कंट्रोल पढ़ लिया, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में पढ़ ली, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की भी स्टडी कर ली, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा एग्जीक्यूशन होता किस तरीके से, वो चैप्टर नंबर 12 के ऊपर स्टडी हुआ। अब चैप्टर नंबर 12 के बाद में ऑनवर्ड चैप्टर 13 भी हम बढ़ गए हैं एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ, एडवांस सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर के हम वेरिएबल्स के अल्टरनेट ढूंढने लगे हैं, या फिर एक तरह के डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए किस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर करने का क्या अल्टरनेट हो सकता है, वो था चैप्टर नंबर 13 के अंदर एरे, कि एरे क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे जो कि चैप्टर नंबर 14 के अंदर में डिस्कस करा था, कैसे 1D 2D और 3D एरे तक हम मैनिपुलेशंस करते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। चैप्टर नंबर 15 के ऊपर हमने डिस्कस करा था कि ऑपरेशंस और मैनिपुलेशन ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ एरे, एरे के कैरेक्टर को ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं, तो कैरेक्टर एरे के ऊपर किस तरीके से मैनिपुलेशन करे जाते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच मेनली जो हेडर फाइल है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम हैंडल करते हैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। चैप्टर नंबर 16 के अंदर भी हमने मल्टीपल स्ट्रिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, मतलब कि एक स्ट्रिंग नहीं मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करना, मतलब कि पूरी पूरी लाइन को कैसे इंक्लूड करना है, कैसे पूरा पैराग्राफ रीड करना है। गेट सी से काम नहीं है, स्कैन अप कैसे होता है, कि जितने भी हमारे पास वेरियस फंक्शंस थे स्ट्रिंग डॉट एच के, वो सब हमने चैप्टर नंबर 15 एंड 16 के अंदर डिस्कस कर लिए। चैप्टर नंबर 17 था स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या था, जैसे एरे भी एक स्ट्रक्चर टाइप का ही हो सकता है कि वो डेटा टाइप होता है, सेम टाइप के डेटा टाइप होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करता है। उसी तरीके से अगर आपके पास में कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ डेटा टाइप का डेटा है और लेकिन उसको कंसिडर करना है एक ही रिकॉर्ड के अंदर, तो वो आपके पास में आता है स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करना है या स्टेशनरी का डेटा रिकॉर्ड करना है या फिर अकाउंट्स मैनेज करना है, ये सब कुछ आप स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 के अंदर हमने ये चेक करा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, कि यूजर अपनी तरफ से क्या इनबिल्ट कर सकता है, अपनी तरफ से डिफाइन कर सकता है सी लैंग्वेज के अंदर अपने काम को प्रोसेस को इजी करने के लिए। चैप्टर नंबर 18 था कंसोल इनपुट आउटपुट, चैप्टर नंबर 19 था फाइल इनपुट आउटपुट, की हमने प्रिंटअप और स्कैनअप का तो चैप्टर नंबर 17 तक कंप्लीटली स्टडी कर लिया कि प्रिंटअप क्या होता है और स्कैनअप क्या होता है। लेकिन केवल प्रिंटअप और स्कैनअप के थ्रू ही काम करने से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं होता, पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता। अगर हमें कंसोल के ऊपर इनपुट और आउटपुट करना है तो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं हमारे पास इनपुट लेने का और आउटपुट लेने का, वो हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिस्कशन करा। अगर हमें फाइल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो हमने डिस्कशन करा था चैप्टर नंबर 19 के अंदर, कैसे फाइल ओपन करते हैं, कैसे फाइल में डेटा राइट करते हैं, कैसे फाइल में डेटा रीड करते हैं, कैसे फाइल का डेटा कॉपी करते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, कैसे फाइल के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं बाइनरी मोड के अंदर, मतलब सिक्योर वे के अंदर। तो ये सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 19 के अंदर डिस्कस कर लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 20, जिसके अंदर के हम डिस्कस ये करेंगे कि इनपुट आउटपुट के ऊपर और क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, कि कौन कौन से इश्यूज आते हैं, जबकि हमने कंसोल इनपुट आउटपुट पढ़ लिया और फाइल इनपुट आउटपुट पढ़ लिया। तो चैप्टर नंबर 20 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो काम कंसोल इनपुट आउटपुट या फाइल इनपुट आउटपुट दोनों को सेपरेट सेपरेट करके नहीं हो सकता, और दोनों को मर्ज करके जो काम कर सकते हैं वो हम चैप्टर नंबर 20 के अंदर करेंगे। और ऐसे कुछ ऑपरेशन जो कि सेपरेटली डिफाइंड है वो सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।
जैसे कि व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब हम हर बार क्या करते हैं कि जब भी कोई फाइल ओपन हमारे पास, मान लीजिए कि फाइल को कॉपी करना है एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन करा है, हम हमारा पूरा प्रोग्राम ओपन करेंगे, उसके अंदर अगर हमारे पास मान लीजिए कि वो ऑलरेडी रिटर्न प्रोग्राम भी है कि फाइल को कॉपी करने का, तो जब भी हम हमेशा जाएंगे कंपाइलर में, फाइल को ओपन करेंगे, सोर्स कोड को, उसके अंदर हम जो फाइल के एड्रेस लोकेशन थी दोनों को चेंज करेंगे और फिर प्रोग्राम को डिबग करा के रन कराएंगे, तब हमारा डेटा कॉपी होगा एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर। जबकि इसका सूटेबल वर्जन क्या होना चाहिए कि हम कमांड लाइन के ऊपर टाइप करेंगे, इस फाइल कॉपी नाम का प्रोग्राम है, इसके अंदर इस वाले पाथ से इस वाले पाथ के अंदर डेटा पास करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसके अंदर कुछ अलग से काम नहीं करेंगे, जो हमारा फाइल कॉपी करने वाला जो ऑलरेडी प्रोग्राम था उसी का यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे पास करेंगे जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ ही होते हैं। तो जो फाइल की जो एड्रेस लोकेशन पास करते हैं, हम प्रोग्राम के अंदर स्टोर करते हैं, उनकी जगह पे वो स्टोर हम ना करके फाइल के अंदर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में पास करेंगे, ताकि वो चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाए और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल सके। तो ये होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को कुछ भी ऐसा डेटा पास कर रहे हैं जो कि कमांड लाइन के थ्रू, जो कि जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके थ्रू, वेयर वी कैन यूज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि फाइल कॉपी करना है हमको एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, तो इस तरह के जब भी हमें ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले हमें उसके अंदर कुछ डेटा पास करना हो, उस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। हाउ टू डिटेक्ट एरर इन रीडिंग राइटिंग फाइल। अभी तक हमने केवल ये चेक करा कि फाइल हमने ओपन करी, अगर फाइल ओपन नहीं हो रही है, नल आ रहा है डेटा, तो उसके अंदर हमने बोल दिया कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फाइल के ओपन नहीं होने के, फाइल ओपन करते टाइम पे रिटर्न हमारे पास नल आ रहा, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की एरर्स हो सकते हैं। वो एरर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो एरर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये हम चैप्टर नंबर 20 के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस हम जैसे कीबोर्ड मानते हैं और माउस मानते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, जैसे कि हमने कंसोल इनपुट आउटपुट के ऊपर बात करते हैं, कंसोल के अंदर इनपुट ले रहे हैं, कंसोल से आउटपुट ले रहे हैं, ये हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट। फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं, ये सब हो गया फाइल इनपुट आउटपुट। लेकिन किसी भी प्रोग्राम के अंदर अब जब हम एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, तो हो सकता है हम फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, उसको हमारे कंसोल के अंदर आउटपुट शो कर रहे हैं, और किसी और डिस्प्ले के ऊपर हम उसको आउटपुट दे रहे हो, या फिर कंसोल इनपुट आउटपुट को यूज करके जब हम इनपुट तो ले रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, लेकिन डेटा हम स्टोर करते जा रहे हैं किसी अलग फाइल के अंदर या फिर किसी अलग जगह पे स्टोरेज पे करते जा रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन होता है कंसोल को या फाइल का, या फिर एक तरह के इनपुट को दूसरे तरह के आउटपुट के अंदर रिडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 के अंदर। ओके।